प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड के संविधान की संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताओं से तुलना। अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था और स्विट्ज़रलैंड की राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे आज हम। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप इस तुलनात्मक अध्ययन को ठीक से समझ जाते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड के संविधान को समझने में कहीं आपको परेशानी नहीं आएगी और कहीं से भी किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए आपका आंसर सही होगा, गलत होने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने अलग से स्विट्ज़रलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों को तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए आपके लिए सारणी तैयार की है। इससे आप दोनों देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को, इनके संविधानों को आसानी से समझ सकते हैं। यस, स्विस संविधान और अमेरिका के संविधान की विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन। यहाँ केवल आप इनको विशेषताएं ही नहीं लेंगे, केवल बिंदु नहीं लेंगे, नो, ये दोनों ही देशों की राज व्यवस्थाओं का निचोड़ है। मैंने आपके लिए यहाँ 14 बिंदु तैयार किए हैं। इनके आधार पर आप दोनों ही देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को, पॉलिटिकल सिस्टम्स को ठीक से समझ सकते हैं। यस, चलिए, तो सबसे पहले मेरे होने से प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रतिदिन जो एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी आपको हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी देश के संविधान को यदि आप ठीक से समझना चाहते हैं, यहाँ केवल हम 2 की बात करें आज, कोई बात नहीं, लेकिन मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। किसी भी देश के संविधान को, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को, पॉलिटिकल सिस्टम को यदि आप ठीक से समझना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ये 3 सूत्र बता रहा हूँ, 1 2 3। आप इन 3 सूत्रों के आधार पर किसी भी देश की संविधान को, राजनीतिक व्यवस्था को ठीक से समझ सकते हैं और उसके बाद में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए आप किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को, उसके संविधान को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ मैं केवल एक झलक के रूप में 2 देशों की चर्चा जरूर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मेरा लक्ष्य केवल 2 देश नहीं है, बल्कि संपूर्ण दुनिया के अंतर्गत सभी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं, सभी देशों के संविधानों को हम इस तरह से ठीक से समझ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें। सबसे पहले हम बात करेंगे, प्रथम जो सूत्र मैंने आपके लिए तैयार किया है, इसको समझे। चलिए ध्यान दें। अभी मैं इन दोनों देशों के संविधान की विशेषता की तुलना नहीं कर रहा हूँ, नो, मैं केवल 3 सूत्र आपको बता रहा हूँ कि 3 सूत्र आप समझ जाइएगा। केवल ये 2 देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में आप किसी भी देश के संविधान को आसानी से समझ सकते हैं। फिर आपके पाठ्यक्रम में आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप स्नातक स्तर के विद्यार्थी हों, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी हों, भाई पूरी दुनिया में किसी भी देश के संविधान का अध्ययन यदि आप कर रहे हैं, आपके पाठ्यक्रम में है, तो आप इसके आधार पर उसका अध्ययन कर सकते हैं। चलिए, सूत्र नंबर 1 देखो, मैंने यहाँ नोट किया है, व्यक्ति, समाज, राज्य, संविधान, संविधानवाद। क्या मतलब हुआ भाई? इसमें वैसे देखें तो सब बातें, आगे कोई बात शेष है ही नहीं। यस, क्या मुझे बताइए, क्या व्यक्ति समाज के बिना रह सकता है? हरगिज नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति समाज के बिना जीवित नहीं रह सकता, अर्थात व्यक्ति को समाज की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। मतलब व्यक्ति को समाज की आवश्यकता होती है। क्या मतलब है इसका? जैसे कि राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में स्पष्ट रूप में कहा था कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे समाज और राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है, या तो है देवता है या वह पशु है। क्यों? क्योंकि ना तो पशु को समाज की आवश्यकता होती है
ना देवताओं को समाज की आवश्यकता होती है, केवल मनुष्य को समाज की आवश्यकता होती है। इसलिए व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता। अगली बात, समाज राज्य के बिना नहीं रह सकता। यस, समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। मतलब समाज किसे कहते हैं, आप नोट कीजिएगा, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंधों का जाल है। मैं व्यापक अर्थ नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ हम समाज शास्त्र का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और समाज का जो संगठित रूप होता है, समाज का जो संगठित रूप होता है वही राज्य कहलाता है। तो समाज राज्य के बिना नहीं रह सकता। मतलब समाज को राज्य की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि समाज का जो संगठित रूप होता है वह ही राज्य होता है। और इसके बाद में जो राज्य होता है वह संविधान के बिना नहीं टिक सकता। मतलब प्रत्येक राज्य का अपना संविधान होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई राज्य को भी संविधान की आवश्यकता होती है। बिना संविधान के राज्य नहीं रह सकता, राज्य का अस्तित्व जीवित नहीं रह सकता। अगली बात, संविधानवाद क्या मतलब? भाई वास्तव में संविधानवाद वह शासन पद्धति है जिसके अंतर्गत वास्तव में राज्य व्यवस्था का शासन का संचालन संविधान के अनुसार किया जाता है। और इस संविधान में जनता के मूल्य आकांक्षाएं, क्या बोल रहा मैं, जनता के मूल्यों आकांक्षाओं को इसमें स्थान दिया जाता है। जिस देश के संविधान में जनता की आकांक्षाओं को, मूल्यों को, वहाँ के दर्शन को संविधान में स्थान नहीं दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि वाकई जो संविधान है वह संविधान किसी तानाशाही शासक के द्वारा बनाया गया है। और ऐसी स्थिति में उस संविधान का पालन यदि किया जाता है, उसके आधार पर शासन का संचालन किया जाता है, तो उसे संविधानवाद नहीं कहा जा सकता। संविधानवाद केवल उसे ही कहा जाएगा, किसे कहा जाएगा, जब किसी भी देश के संविधान के अंतर्गत जनता की आस्थाओं, मूल्यों और दर्शन को स्थान दिया जाता है और उसके आधार पर शासन का संचालन किया जाता है, तो वहाँ पर संविधानवाद पाया जाएगा। जैसे स्विट्जरलैंड के अंतर्गत संविधानवाद है, यस, अमेरिका में भी संविधानवाद है। क्यों? क्योंकि दोनों ही जगह जो सरकार है वो सीमित है। सीमित क्यों है? क्योंकि यहाँ शासन व्यवस्था का संचालन वास्तव में संविधान के अनुसार किया जाता है। जब किसी भी देश की राज्य व्यवस्था का, सरकार का संचालन संविधान के अनुसार किया जाता है तो उसे संविधानवाद कहा जाता है। और वास्तव में जब संविधानवाद वहाँ मौजूद है तो वहाँ की सरकार सीमित होगी, असीमित नहीं होगी। जैसे चीन की बात करें हम, तो चीन में संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संविधान में जनता की आकांक्षाओं, मूल्यों और दर्शन को स्थान नहीं दिया गया है, इसलिए वास्तव में वहाँ संविधानवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ वास्तव में जो सरकार है वो सरकार सीमित नहीं है बल्कि असीमित सरकार है। चीन की जो शासन व्यवस्था है वह सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था है। वहाँ वास्तविक रूप में साम्यवादी दल सर्वे सर्वा है। वहाँ हम कह सकते हैं कि संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संविधान में जनता के मूल्यों, आकांक्षाओं और दर्शन को स्थान नहीं दिया गया। यस, आप इसके आधार पर पूरी दुनिया में किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को आसानी से समझ सकते हैं। यस, अगर भारत की बात की जाए कि भारत में संविधानवाद है क्योंकि संविधान के अंतर्गत जनता की आकांक्षाओं, मूल्यों, दर्शन के स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत क्या स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय इत्यादि आदर्शों को स्थान नहीं दिया गया? यस, दिया गया। और जो संविधान है उसके अनुरूप शासन का संचालन किया जाता है। तो हमारे संविधान में जनता के मूल्यों, आकांक्षाओं, दर्शन के स्थान दिया गया है और इस संविधान के अनुसार ही शासन का संचालन किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में संविधानवाद मौजूद है। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार सीमित सरकार है, असीमित सरकार नहीं है। नंबर 1, इससे आप समझ सकते हैं। दूसरी बात देखिएगा भाई, वास्तव में संविधान जीवन का वह मार्ग होता है जिसे राज्य अपने लिए चुनता है। मैंने नोट किया है यहाँ राज्य, इसका मतलब पूरी दुनिया में जो सभी राष्ट्र राज्य हैं, जो राज्य होते हैं, उनका अपना जीवन मार्ग होता है। जीवन मार्ग का मतलब क्या होता है कि वो किसी न किसी रूप में अपना संविधान जरूर बनाते हैं और वह जो जीवन मार्ग होता है वह वहाँ की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार होता है। जैसे स्विट्जरलैंड का संविधान एक अलग संविधान है, अमेरिका का संविधान एक अलग संविधान है, भारत का संविधान एक अलग संविधान है, चीन का संविधान एक अलग संविधान है। मीन्स सभी राज्य किसी न किसी रूप में अपना जीवन मार्ग तय करते हैं और जो राज्यों का जीवन मार्ग होता है वह जीवन मार्ग ही संविधान कहलाता है। तो इसको आप दूसरे रूप में कह सकते हैं कि वास्तव में संविधान वह जीवन मार्ग होता है जिसे राज्य अपने लिए चुनते हैं।
संविधान वह जीवन मार्ग होता है जिसे राज्य अपने लिए चुनते हैं और सभी राज्यों का जीवन मार्ग अलग अलग होता है, मतलब संविधान अलग अलग होता है। वह संविधान वहाँ की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार होता है और परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार जो जीवन मार्ग होता है वह ही संविधान कहलाता है। और उस संविधान की जो विशेषताएं होती हैं, लक्षण होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, सब जगह आपको अलग अलग दिखाई देंगे। कुछ भिन्नता जरूर होगी, मैं ये नहीं कह सकता कि पूर्ण भिन्नता होगी, लेकिन कुछ भिन्नता जरूर होगी। क्यों होगी? क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं, वहाँ की आवश्यकताएं अलग है। दो बातें होगी। तीसरी बात, आइए यहाँ तक हम पहुँच गए कि प्रत्येक राज्य का अपना जीवन मार्ग होता है जिसे राज्य अपने लिए चुनता है, वो संविधान होता है। ठीक है भाई। अब संविधान क्या चीज है? वास्तव में संविधान वह लिखित अलिखित नियमों का संग्रह होता है। फिर से बोल रहा हूँ, संविधान लिखित अलिखित नियमों का संग्रह होता है। अब चूंकि स्विट्जरलैंड का संविधान और अमेरिका का संविधान दोनों ही लिखित है और अलिखित की बात आए तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। तो संविधान लिखित अलिखित नियमों का संग्रह है जिसमें शासन का संगठन अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संगठन की चर्चा की जाती है। शासन का संगठन और अंगों में शक्ति वितरण, मतलब सरकार के जो 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनमें शक्ति का वितरण किया जाता है और सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है। इसका मतलब यह है कि वहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, एकात्मक शासन प्रणाली है कि संघात्मक शासन प्रणाली है, न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है कि नहीं दिया गया है, एक दलीय व्यवस्था है या द्विदलीय व्यवस्था है या बहुदलीय व्यवस्था है, इसका भी उल्लेख कर दिया जाता है। और जो सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है उसके अनुरूप शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इस डायग्राम से आप पूरी दुनिया में किसी भी देश के संविधान को आसानी से समझ सकते हैं। आप जो ये मैं तुलना कर रहा हूँ, इस तुलना को इसके आधार पर आसानी से समझ सकते हैं। मैं एग्जांपल देता रहूँगा। तो अब इसको पूर्ण रूप में बोलूँगा मैं, लिखिएगा। संविधान किसे कहते हैं भाई? देखो, आप संविधानों का अध्ययन करें, आपको ये नहीं मालूम कि संविधान है क्या चीज़, तो क्या करेंगे आप? कौन सी विशेषताएं समझेंगे, कौन से लक्षण समझेंगे, क्या निचोड़ समझेंगे आप? नहीं भाई, हम औपचारिकता नहीं करेंगे, हम दिखावा नहीं करेंगे, हम आपको संविधान समझा रहे हैं। चलिए नोट कीजिएगा। संविधान लिखित अलिखित नियमों का संग्रह होता है जिसमें शासन का संगठन और अंगों में शक्तियों का वितरण किया जाता है और सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है। उन सिद्धांतों के अनुरूप शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ये संविधान है। और इस डायग्राम या इस सूत्र के आधार पर ही आप ये सारे बिंदु समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? दोनों देशों की राज व्यवस्थाओं की तुलना या दोनों ही देशों की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं उनकी तुलना करते हैं। मतलब स्विट्जरलैंड का जीवन मार्ग क्या है? स्विट्जरलैंड एक राज्य ही तो है, तो भाई सभी राज्यों का अपना जीवन मार्ग होता है जिसे संविधान कहते हैं, या संविधान वह जीवन मार्ग होता है जिसे राज्य अपने लिए चुनते हैं। तो स्विट्जरलैंड का अपना जीवन मार्ग है, अमेरिका का अपना जीवन मार्ग है। अब इन दोनों जीवन मार्गों को समझेंगे हम। चलिए, दोनों की तुलना का मतलब दोनों देशों के जो संविधान है, अमेरिका और स्विट्जरलैंड, इन दोनों देशों के संविधानों की विशेषताएं या जो इनके महत्वपूर्ण लक्षण है, इसका हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। और यदि ये 14 के 14 बिंदु आप समझ जाते हैं तो दोनों देशों को जो संविधान है, दोनों देशों के जो संविधान है उनको आप आसानी से समझ जाएंगे। नंबर 1, यस, लिखित संविधान मतलब स्विट्जरलैंड का संविधान में लिखित संविधान है, अमेरिका का संविधान में लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित है। आप तुलना कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं स्विस संविधान, अमेरिका का संविधान, आगे लिख सकते हैं क्या कि ब्रिटेन का संविधान, भारत का संविधान, चीन का संविधान। अरे भाई, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं जो आपके पाठ्यक्रम में, उन सब के इस तरीके से नाम लिख के चली जाइएगा, सारणी बना लो। क्या बात है, कितना सा समझ में आएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। यस, मैं केवल 2 की बात कर रहा हूँ, मैंने तो आपको तरीका बताया। यस, लिखित संविधान है स्विट्जरलैंड का, जो कि वास्तविक रूप में हम देखें तो मूल रूप में ये 1848 में बना। उसके बाद में 1874 में इसमें संशोधन किया जाता है। उसके बाद में यहाँ 1998 में फिर इसमें संशोधन होता है और 18 अप्रैल 1999 में इसे जनमत संग्रह द्वारा
स्वीकृत करवा लिया जाता है और 1 जनवरी 2000 को नया संविधान लागू होता है। तो अब हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो 1 जनवरी 2000 से जो नया संविधान लागू है उसकी विशेषताओं की बात करेंगे। नोट कीजिएगा ये, ठीक है भाई। अब जो स्विट्जरलैंड का संविधान है वो लिखित संविधान है चूंकि, तो इसमें नोट कीजिएगा क्या है, 196 अनुच्छेद हैं, 196 अनुच्छेद हैं और 4 अध्याय हैं और एक प्रस्तावना है। सभी देशों के संविधानों की किसी न किसी रूप में प्रस्तावना होती है जिसके अंतर्गत वास्तविक रूप में वहाँ जो राज्य व्यवस्था है उसका क्या दर्शन होगा, क्या आदर्श होगा, क्या मूल्य होंगे, क्या आकांक्षाएं होंगी, उनका जिक्र किया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर होगी ये बात। कितने अनुच्छेद हैं? 196 अनुच्छेद, 4 अध्याय, एक प्रस्तावना, जो नया संविधान 1 जनवरी 2000 से लागू हुआ है। तो स्विट्जरलैंड का संविधान एक लिखित संविधान, ये सब बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी व्यापक रूप में समझा दी है। अमेरिका का संविधान भी एक लिखित संविधान है जो कि वास्तविक रूप में 4 मार्च 1789 ईस्वी को लागू होता है। नोट कीजिएगा, ये दुनिया का, चूंकि यहाँ आप देखेंगे मूल संविधान 1848 में बना है, यहाँ 4 मार्च 1789 को, तो ये दुनिया का पहला लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान है और अमेरिका का संविधान पूरी दुनिया में सबसे संक्षिप्त या छोटा संविधान है जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं और ये संविधान इतना छोटा है कि इसको मात्र आधा घंटा या 30 मिनट में पढ़ा जा सकता है। आधा घंटा या 30 मिनट में पढ़ा जा सकता है। सबसे छोटा संविधान है और सबसे पुराना लिखित संविधान है, ये आपको नोट करना है। क्लियर हो गया। दूसरा, स्विट्जरलैंड का संविधान एक निर्मित संविधान है, अमेरिका का संविधान एक निर्मित संविधान है। जैसे आप ब्रिटिश संविधान की बात करेंगे तो ब्रिटेन का संविधान निर्मित संविधान नहीं है, बल्कि ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है। उसका परंपराओं के माध्यम से लगभग 1600-1700 वर्ष हो गए, धीरे धीरे विकास हो रहा है। जबकि स्विट्जरलैंड और अमेरिका का संविधान एक निर्मित संविधान है। इन संविधानों का निर्माण किया गया है किसके द्वारा? एक निकाय के द्वारा। अब यहाँ जो स्विस संविधान है ये भी एक निर्मित संविधान है और अमेरिका का संविधान ये भी एक निर्मित संविधान है, विकसित नहीं है, इनका निर्माण किया गया है। मतलब कहने का भावार्थ ये, कुछ अपवादों को छोड़ करके वास्तव में जो निर्मित संविधान होते हैं उन निर्मित संविधानों का निर्माण किसी संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। संविधान सभा किसे कहते हैं? संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा कहा जाता है। तो डेफिनेटली स्विट्जरलैंड का संविधान और अमेरिका का संविधान निर्मित संविधान है। चलिए, चौथा है अचल संविधान, कठोर संविधान भी कहते हैं इसको, अचल संविधान। स्विट्जरलैंड का संविधान भी अचल या कठोर संविधान है, अमेरिका का संविधान भी अचल या कठोर संविधान है। अर्थात संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वह स्विट्जरलैंड में भी कठोर है और अमेरिका में भी कठोर है। आप इसको कठोर संविधान भी कह सकते हैं, कठोर संविधान या अचल संविधान। क्या मतलब हुआ? देखिएगा, जब किसी भी देश के संविधान के अंतर्गत सामान्य कानून और संवैधानिक कानूनों को बनाने की प्रक्रिया अलग अलग होती है तो उसे कठोर संविधान कहते हैं, और जब किसी भी देश के अंतर्गत सामान्य कानून और संवैधानिक कानूनों को बनाने की प्रक्रिया एक जैसी होती है तो उसे लचीला संविधान कहते हैं, जैसे कि ब्रिटेन के अंतर्गत। ठीक है भाई। चलो, अब जो स्विट्जरलैंड का संविधान है वो अचल क्यों है? क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ संविधान में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना है तो ऐसी स्थिति में संसद के, मतलब जो संघीय सभा है स्विट्जरलैंड की, संसद के दोनों सदनों के बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन का प्रस्ताव पास होना चाहिए और उसके बाद में मतदाताओं के द्वारा उसे स्वीकृत किया जाएगा और इसके बाद में कैंटनों के द्वारा बहुमत से उसे स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद में ही संविधान में संशोधन हो सकता है। बाकी मैं स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन की जो पद्धति है इसके ऊपर अलग से लेक्चर दूंगा, इसलिए केवल यहाँ संकेत दे रहा हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान भी अचल संविधान है। क्यों है अचल? क्योंकि वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में भी यदि किसी प्रकार का संशोधन किया जाना है तो यहाँ जो कांग्रेस है, कांग्रेस मतलब वहाँ की जो व्यवस्थापिका का नाम है कांग्रेस है, कांग्रेस के दोनों ही सदनों के 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन का प्रस्ताव पास होना चाहिए और उसके बाद में 3/4 राज्य विधान मंडलों के द्वारा उसे स्वीकार किया जाना चाहिए।
तभी संविधान में संशोधन होगा, अन्यथा संविधान में संशोधन नहीं होगा। तो ये प्रक्रिया बड़ी जटिल है। इसी कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में, जो कि 4 मार्च 1789 ईस्वी को लागू हुआ है, भाई वास्तविक रूप में केवल 27 संशोधन हुए। कितने हुए? केवल 27 संशोधन हुए। यहां 1789। चलिए, इसके बाद में जो अगली बात आती है, चौथा गणतंत्र। गणतंत्र मतलब स्विट्जरलैंड का संविधान भी गणतंत्रात्मक है, अमेरिका का संविधान भी गणतंत्रात्मक है। क्या है? गणतंत्रात्मक है। इसका भावार्थ क्या होगा कि वास्तविक रूप में स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, बहुल कार्यपालिका है, जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति है, और वह राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं है। वंशानुगत नहीं है, वंशानुगत होगा तो उसे राजतंत्र कहेंगे, जैसे कि ब्रिटेन के अंतर्गत है, राजा रानी का पद है। तो वास्तव में स्विट्जरलैंड के अंतर्गत कार्यपालिका का अध्यक्ष निर्वाचित है, इसलिए गणतंत्र है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत भी जो कार्यपालिका का अध्यक्ष है, राष्ट्रपति, वह निर्वाचित होता है, इसलिए दोनों ही देशों में गणतंत्रीय शासन व्यवस्था है। अर्थात यहाँ भी गणतंत्र है और यहाँ भी गणतंत्र है। संक्षेप में बता रहा हूँ। 5वां है संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली स्विट्जरलैंड में भी संघीय शासन प्रणाली है, अमेरिका में भी संघीय शासन प्रणाली है। नोट कीजिएगा। देखिएगा, संघात्मक शासन प्रणाली का भावार्थ क्या होता है? संघात्मक शासन प्रणाली का सीधा सा भावार्थ होता है कि जब किसी देश के, नोट कीजिएगा, जब किसी देश के संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, तो इसे संघात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। फिर से बोल रहा हूं मैं, जब किसी भी देश के संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, तो इसे संघात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। और इस संघात्मक शासन प्रणाली के लिए डायसी ने 3 तत्व अति आवश्यक माने हैं। लिखित संविधान होना चाहिए, शक्ति में बंटवारा होना चाहिए केंद्र और राज्यों के बीच में, और न्यायपालिका को जो है स्वतंत्र और सर्वोच्च बनाया जाना चाहिए। तो अमेरिका में तो ये बातें मौजूद हैं, बाकी स्विट्जरलैंड में थोड़ा सा जरूर है, न्यायपालिका दुर्बल है। तो कहने का भावार्थ ये कि स्विट्जरलैंड में संघीय शासन प्रणाली है और अमेरिका में भी संघात्मक शासन प्रणाली। क्यों? क्योंकि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत संविधान के द्वारा ही केंद्र और राज्यों के बीच, मतलब वहाँ के जो राज्य हैं उनको कैंटन कहा जाता है, तो आप लिखेंगे केंद्र और कैंटन के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में भी संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो कहने का भावार्थ ये है कि स्विट्जरलैंड में भी संघीय शासन प्रणाली है और अमेरिका में भी संघात्मक शासन प्रणाली है। वैसे देखा जाए तो संघात्मक शासन प्रणाली के लिए एक अति आवश्यक तत्व होता है कि वहाँ का संविधान लिखित होना चाहिए, तो दोनों ही देशों का संविधान लिखित है। दूसरा ये है कि शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, तो दोनों ही देशों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच। और तीसरा ये होता है कि भाई वहाँ का जो संविधान हो कठोर होना चाहिए, तो दोनों ही देशों के संविधान भी कठोर है। और चौथी बात आती है तो यह है कि भाई न्यायपालिका की स्थिति शक्तिशाली होनी चाहिए। यहाँ पर स्विट्जरलैंड जरूर थोड़ा सा विचित्र है कि यहाँ की न्यायपालिका जो है दुर्बल है। कैसे दुर्बल है मैं आगे बताऊंगा। छठा है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। मीन्स स्विट्जरलैंड के अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को अपनाया गया है। क्यों? क्योंकि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के सभी उपकरण मौजूद हैं, जैसे लोकसभाएं, जनमत संग्रह, आरंभक, लोकसभाएं, जनमत संग्रह, आरंभक और प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन मतलब प्रतिनिधि को वापस बुला लेना। भाई जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुन करके भेजे जाते हैं, अगर वो ठीक काम नहीं करते जनता उनको वापस बुला सकती है। तो डेफिनेटली प्रत्यक्ष प्रजातंत्र उसे कहा जाता है जिसके अंतर्गत स्वयं जनता अपने लिए कानून बनाती हो। और अमेरिका में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनता अपने प्रतिनिधि चुन देती है और प्रतिनिधियों के द्वारा फिर कानून बनाए जाते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत जो व्यवस्थापिका है जिसको कांग्रेस कहते हैं, तो कांग्रेस के दोनों ही सदन, प्रतिनिधि सदन और सीनेट, ये वास्तविक रूप में जनता के द्वारा चुने जाते हैं और इसके बाद में इनके द्वारा जनता के लिए कानून बनाए जाते हैं। 7वां है बहुल कार्यपालिका और अमेरिका में एकल कार्यपालिका। देखिएगा, इसका भावार्थ ये है कि कार्यपालिका के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करने वाली व्यक्ति कितनी है।
तो स्विट्जरलैंड के अंतर्गत वास्तविक रूप में बहुल कार्यपालिका है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो संघीय परिषद है, मतलब कार्यपालिका को संघीय परिषद कहा जाता है, वहाँ की जो कार्यपालिका है जिसे संघीय परिषद कहते हैं, उसमें 7 सदस्य होते हैं और सातों ही सदस्य शक्तियों की दृष्टि से पूर्णतः बराबर होते हैं। और इन सातों ही सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष बना दिया जाता है, दूसरे को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। बारी बारी से सभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन जाते हैं। जो अध्यक्ष होता है उसे राष्ट्रपति कहा जाता है, उपाध्यक्ष होता है उसे उपराष्ट्रपति कहा जाता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल केवल 1 वर्ष होता है, केवल एक वर्ष। राष्ट्रपति कार्यकाल भी 1 वर्ष है, उपराष्ट्रपति कार्यकाल भी 1 वर्ष है। जबकि जो कार्यपालिका है अर्थात संघीय परिषद है, उसका कार्यकाल 4 वर्ष है। नोट कीजिएगा, कार्यपालिका का कार्यकाल, संघीय परिषद का कार्यकाल 4 वर्ष है, जबकि इसका जो अध्यक्ष होता है जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है उसका कार्यकाल केवल 1 वर्ष होता है। और जो उपाध्यक्ष होता है जिसे उपराष्ट्रपति कहा जाता है उसका भी कार्यकाल केवल 1 वर्ष होता है। विशेषकर विद्यार्थी यहाँ गलती करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सातों सदस्य होते हैं वो शक्तियों की दृष्टि से पूर्णतः बराबर होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति होता है वह बिना महत्व का राष्ट्रपति होता है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में एकल कार्यपालिका है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो कार्यपालिका होती है उसका जो अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति होता है, जो कि जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। वास्तविक रूप में यह अध्यक्ष ही सर्वे सर्वा होता है, यही राज्याध्यक्ष होता है, यही शासन अध्यक्ष होता है। यहाँ पर जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल वास्तविक रूप में इसके अधीनस्थ होते हैं, इसके बराबर वाले नहीं होते हैं, इसके सेवक के रूप में होते हैं। इसलिए अमेरिका में एकल कार्यपालिका है, राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है। 8वां है औपचारिक अधिकार पत्र का संविधान में प्रावधान। मतलब स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत जो 8वीं विशेषता ले रहे हैं हम, औपचारिक अधिकार पत्र का संविधान में प्रावधान। अर्थात स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत वास्तविक रूप में अनुच्छेद 7 से लेकर 43 तक अधिकारों का जिक्र किया गया है। कैसे? जैसे मैं कहूँगा कि अनुच्छेद 7 से लेकर 36 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा है, 36 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा है और 37 से 40 तक राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और इसके बाद में 41 से 43 अनुच्छेद तक सामाजिक उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। नोट कीजिएगा। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत अधिकार पत्र संविधान का अंग है, संविधान का अंग है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में जो प्रथम 10 संशोधन किए गए थे, प्रथम 10 संशोधन एक साथ, प्रथम 10 संशोधन किए गए थे, उनमें अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अभी तक संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 27 संशोधन हुए हैं, जो कि दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान है। ठीक है, ध्यान रखना है। और स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन की संख्या की बात आती है तो 1999 से पहले जो पुराने संविधान था उसमें 60 संशोधन हुए थे और अभी जो नया संविधान लागू किया गया है इसमें 5 संशोधन हुए हैं। नोट कर सकते हैं आप ये बात। 9वां है न्यायपालिका की दुर्बल स्थिति और अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। चलिए समझाता हूँ। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत न्यायपालिका की दुर्बल स्थिति है। क्यों है दुर्बल स्थिति? क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ यदि संघीय सभा के द्वारा, मतलब वहाँ की व्यवस्थापिका के द्वारा संविधान के विरुद्ध कोई कानून बना दिया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित नहीं कर सकती है। हाँ, यदि कैंटनों के द्वारा, राज्यों के द्वारा, कैंटन के द्वारा संविधान के विरुद्ध यदि कोई कानून बनाया जाता है तो उसे न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। इसलिए स्विट्जरलैंड में न्यायपालिका की स्थिति बड़ी दुर्बल है, कमजोर है। मतलब एक क्षेत्र में इसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है जबकि दूसरे क्षेत्र में शक्ति नहीं दी गई है। संघीय क्षेत्र में इसे शक्ति नहीं दी गई है, जबकि कैंटनों के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और संविधान के विरुद्ध है तो न्यायपालिका उसे अवैध, अमान्य, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। जबकि अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन किसे कहते हैं इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक रूप में वहाँ की जो व्यवस्थापिका है जिसे कांग्रेस कहा जाता है, अगर कांग्रेस संविधान के विरुद्ध कानून बनाती है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। ठीक इसी प्रकार से यदि कार्यपालिका संविधान के विरुद्ध कोई आदेश देती है तो उसे भी न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। नोट कीजिएगा। 10वीं विशेषता की बात करते हैं हम, दोनों सदनों के समान अधिकार और यहाँ पर दोनों सदनों में सीनेट शक्तिशाली। यस, देखिएगा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत वास्तविक रूप में जब हम संघीय सभा की बात करते हैं, वहाँ की व्यवस्थापिका का नाम संघीय सभा है और जो संघीय सभा है
वह द्विसदनीय है। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विसदनीय व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसका मतलब यह है कि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो व्यवस्थापिका उसमें 2 सदन है। दोनों सदनों के क्या नाम? प्रतिनिधि सदन और सीनेट। अब स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो व्यवस्थापिका है वो बड़ी विचित्र है, बड़ी निराली है। क्यों है निराली? क्योंकि यहाँ दोनों ही सदन, अरे भाई, प्रतिनिधि सदन और सीनेट, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधि सदन और सीनेट दोनों ही सदनों की शक्तियां बिल्कुल बराबर है। किसी भी रूप में कोई अंतर नहीं है। कोई भी विधेयक किसी भी सदन के सामने प्रस्तुत किया जाए, कतई अंतर नहीं है। जब तक दोनों सदनों के द्वारा किसी विधेयक को पारित नहीं किया जाएगा तब तक वो कानून नहीं बन सकता। जबकि अमेरिका में दोनों सदनों में सीनेट शक्तिशाली है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत जो वहाँ की व्यवस्थापिका जिसे कांग्रेस कहा जाता है, द्विसदनीय है। अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में भी व्यवस्थापिका में 2 सदन है। दोनों सदनों के नाम है प्रतिनिधि सदन और सीनेट। प्रतिनिधि सदन प्रथम सदन है जबकि सीनेट द्वितीय सदन है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो द्वितीय सदन है जिसे सीनेट कहा जाता है, पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है, सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। यस, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोनों सदनों में सीनेट शक्तिशाली है। मतलब अमेरिका में जो दूसरा सदन है वह शक्तिशाली है। अगली बात 11वीं, संसदीय तथा अध्यक्षीय प्रणाली का मिश्रण। देखिएगा, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत वास्तविक रूप में चूंकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के आपसी संबंधों का जब अध्ययन किया जाता है तो 2 मॉडल उभर कर सामने आते हैं। एक होता है संसदात्मक शासन प्रणाली, दूसरा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। मैंने संसदात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इन दोनों के ऊपर अलग से कितने ही वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो वास्तव में स्विट्जरलैंड के अंतर्गत संसदीय तथा अध्यक्षीय प्रणाली का मिश्रण किया गया है। इसका क्या मतलब है भाई? संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो स्विट्जरलैंड के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो कार्यपालिका संघीय परिषद है वह संघीय सभा के प्रति उत्तरदायी है, परंतु वास्तव में जो संघीय सभा है अर्थात जो वहाँ की व्यवस्थापिका है वो संघीय परिषद अर्थात कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है। ये लक्षण हो गया अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का। समझ गए? तो इसका मतलब यहाँ उत्तरदायित्व और स्थायित्व इन दोनों ही सिद्धांतों का समन्वय किया गया है। मतलब स्विट्जरलैंड के संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली इन दोनों का ही समन्वय किया गया है। दोनों ही प्रणालियों के गुणों को लिया गया है, अवगुणों को छोड़ दिया गया है। यस, बाकी इसमें और जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसके ऊपर जब मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको समझा दिया जाएगा। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में शुद्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वह सर्वे सर्वा होता है और जो कार्यपालिका होती है व्यवस्थापिका में से नहीं निकलती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका इन दोनों में कोई घनिष्ठ संबंध नहीं होता है। वास्तविक रूप में इन दोनों का ही जनता के द्वारा चुनाव करवाया जाता है। और यहाँ जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका होती हैं उन दोनों का कार्यकाल भी क्या होता है? निश्चित होता है। तो वास्तविक रूप में अमेरिका में शुद्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जबकि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का समन्वय किया गया है। मतलब दोनों ही शासन प्रणालियों अर्थात संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों का जो महत्वपूर्ण लक्षण होता है, जैसे संसदात्मक शासन प्रणाली का महत्वपूर्ण लक्षण होता है उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो स्विट्जरलैंड में ये मौजूद है। अर्थात वास्तविक रूप में स्विट्जरलैंड में जो संघीय परिषद है, जो कार्यपालिका है, वो संघीय सभा अर्थात व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो संसदात्मक शासन प्रणाली लक्षण मौजूद है। ठीक इसी प्रकार से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ये होता है, क्या होता है कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका को पदमुक्त नहीं कर सकती है। ऐसे ही स्विट्जरलैंड के अंतर्गत भी जो संघीय सभा है अर्थात जो व्यवस्थापिका है वह संघीय परिषद अर्थात कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है, मतलब उसको कार्यमुक्त नहीं कर सकती है। इसलिए उत्तरदायित्व और स्थायित्व इन दोनों ही सिद्धांतों का यहाँ समन्वय किया गया है। यस, नोट कीजिएगा, समन्वय किया गया है। 12वीं विशेषता, स्विट्जरलैंड में बहुदलीय प्रणाली है, अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली है। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में स्विट्जरलैंड के अंतर्गत लगभग 15 राजनीतिक दल हैं आज, जिनमें से 6 राजनीतिक दल महत्वपूर्ण हैं।
ठीक इसी प्रकार से अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली है, वहाँ पर केवल 2 ही प्रतियोगी राजनीतिक दल है। मतलब द्विदलीय प्रणाली उसे कहा जाता है जिसके अंतर्गत वास्तव में राजनीति में प्रतियोगी दल केवल 2 ही होते हैं। बाकी दल चाहे और भी हो सकते हैं, लेकिन प्रतियोगी दल केवल 2 ही हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल 2 ही प्रतियोगी दल हैं, जिनके नाम क्या है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। इसलिए दल प्रणाली की बात आती है तो वास्तविक रूप में पार्टी सिस्टम मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था की बात आती है तो वर्तमान समय में आप चीन में देखेंगे वहाँ पर एक दलीय व्यवस्था है, केवल एक ही दल है जिसका नाम है साम्यवादी दल। जबकि द्विदलीय प्रणाली की बात आती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है और ब्रिटेन में भी है। और बहुदलीय प्रणाली की बात आती है तो स्विट्जरलैंड में बहुदलीय प्रणाली और भारत में भी बहुदलीय प्रणाली और फ्रांस में भी बहुदलीय प्रणाली है। 13वां लक्षण या विशेषता लेते हैं शांत राजनीतिक वातावरण। देखिएगा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत वास्तव में शांत राजनीतिक वातावरण है। क्यों है? क्योंकि स्विट्जरलैंड की जो संघीय सभा है, अर्थात वहाँ की जो व्यवस्थापिका है जिसे संघीय सभा कहा जाता है, भाई उसमें जब भी कार्यवाही होती है तो किसी भी रूप में संघीय सभा में वहाँ की व्यवस्थापिका में कोई शोरगुल नहीं होता है, केवल कभी कभी तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। भारत की संसद की तरह संयुक्त राज्य अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है जिसको कांग्रेस कहते हैं उसकी तरह व्यवस्थापिका में शोरगुल नहीं होता है। जैसे कि हमारे भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका में आप देख सकते हैं कि जब भी व्यवस्थापिका में कार्यवाही प्रारंभ की जाती है तो कितना शोरगुल होता है, कितना शोरगुल होता है, यहाँ तक कि हाथापाई की नौबत भी आती है। जबकि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत संघीय सभा में अर्थात वहाँ की व्यवस्थापिका में पूर्ण शांत वातावरण होता है, शांति से वहाँ विधेयक पारित किए जाते हैं, किसी भी रूप में वहाँ शोरगुल नहीं होता है। इस बात को पूरी दुनिया को स्विट्जरलैंड से सीखना चाहिए। यस। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक हलचलों वाला देश है, मैंने नोट किया राजनीतिक हलचलों वाला देश है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो व्यवस्थापिका है जिसे कांग्रेस कहा जाता है, भाई जब वहाँ कांग्रेस में कोई भी कार्यवाही होती है तो डेफिनेटली वहाँ बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा राजनीतिक हलचलें होती हैं। जबकि स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। भारत में भी हम कह सकते हैं राजनीतिक हलचलों वाला देश है। और इसके बाद में मैंने जो अंतिम बिंदु आपके लिए तैयार किया है बहुत महत्वपूर्ण है, 14वां तिहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता। बड़ी विचित्र बात है ये आपके लिए। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत वास्तव में तिहरी नागरिकता है, मतलब यहाँ 3 प्रकार की नागरिकताएं होती है। देखो इसकी जो पहली नागरिकता होती है वो तो जिस कम्यून का वो नागरिक है, कम्यून मतलब नगर पालिका कहते हैं उसको, जिस कम्यून का वह नागरिक है उसकी नागरिकता उसे प्राप्त होनी चाहिए। मतलब सबसे पहले कम्यून या नगर पालिका की नागरिकता प्राप्त होगी उसे। उसके बाद जिस कैंटन का निवासी है, जिस कैंटन मतलब जो राज्य होते हैं वहाँ उनको कैंटन कहते हैं, दूसरे नंबर पर कैंटन की नागरिकता प्राप्त होगी और तीसरे नंबर पर उसे संघ की या केंद्र की नागरिकता प्राप्त होगी। क्रम से पहले उसे कम्यून या नगर पालिका की नागरिकता प्राप्त होगी, उसके बाद में कैंटन की और उसके बाद में संघ की या केंद्र की नागरिकता प्राप्त होगी। तो वास्तव में स्विट्जरलैंड के अंतर्गत एक व्यक्ति की 3 नागरिकताएं होती है, तिहरी नागरिकता बोलते हैं इसको। 3 नागरिकता है, बड़ी विचित्र बात है। एक नगर पालिका की जिसे कम्यून कहते हैं, दूसरी कैंटन की और तीसरी संघ की या केंद्र की, संघ की 3 नागरिकता होगी। वैसे देखा जाए तो संघात्मक शासन प्रणाली है दोनों देशों में, और संघात्मक शासन प्रणाली में डेफिनेटली दोहरी नागरिकता होती है, परंतु इसका अपवाद है। जैसे स्विट्जरलैंड है इसमें तिहरी है, और भारत की बात आए तो भारत में तिहरी नागरिकता है भाई, जबकि दोहरी होनी चाहिए। संघात्मक शासन प्रणाली नागरिकता दोहरी होनी चाहिए, लेकिन भारत में तिहरी नागरिकता है और स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अर्थात वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में देखो स्विट्जरलैंड में तो तिहरी नागरिकता होगी, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता होगी, एक संघ की नागरिकता होगी और दूसरी राज्य की इकाई की प्रांत की नागरिकता होगी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति की 2 प्रकार की नागरिकता होती है, एक राज्य की और दूसरी संघ की। ये हो गया आपका स्विट्जरलैंड के संविधान और अमेरिका के संविधान की विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन। आप इन बिंदुओं के आधार पर समग्र रूप में इन दोनों देशों के संविधानों को आसानी से समझ सकते हैं। और ये मैंने आपके लिए कंप्लीट सारणी तैयार कर दी है, आप इसको नोट कीजिएगा। यस, समझ में आ गया? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे ठीक से समझ गए होंगे और आप इनके स्क्रीनशॉट
लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बाकी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ भाई, राजनीति विज्ञान में सभी बातें मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को ठीक से समझाऊंगा। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि जिन विद्यार्थियों को हमारे चैनल की जानकारी हो गई है, एक बार जुड़ने के बाद में उनको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं 25 वर्षों तक महाविद्यालयों में जब पढ़ाया बच्चों को, तो वहाँ देखा कि उनको राजनीति विज्ञान ठीक से समझाया ही नहीं जा रहा है। मैंने इस लक्ष्य की अभिव्यक्ति हो, इसके लिए भाई आपके लिए YouTube चैनल पर प्रतिदिन एक लेक्चर आपके सामने रखूँगा, परंतु सिर्फ आपको मेरा सहयोग ये करना है कि जिस रूप में मैं समझाऊँ उस रूप में समझिएगा। आपको राजनीति विज्ञान समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस, मुझे पूरी उम्मीद है आप दोनों ही देशों के संविधानों को, इसकी विशेषताओं को, लक्षणों को ठीक से समझ गए होंगे। यस यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।